सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय बचपन के दूसरे भाग को लेकर उपस्थित हूँ। कल हमने इसके पहले भाग में ये पढ़ा था कि लेखिका अपने बचपन और आज के बच्चों के बचपन के बीच के अंतर को बतला रही हैं। तो उन्होंने लिखा है, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यानी कि जब लेखिका छोटी थी तो मनोरंजन के लिए घरों में ग्रामोफोन का इस्तेमाल होता था। ग्रामोफोन एक तरह का गाना सुनने का यंत्र आप कह सकते हैं उसको। लेकिन आज के बच्चों के पास रेडियो, टेलीविज़न आदि हैं। साथ ही हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। लेखिका का कहना है कि जब वो छोटी थी तो कुल्फ़ी मिलती थी, पर आज आइसक्रीम मिल रही है। उनके समय नाश्ते के रूप में बच्चे कचौड़ी समोसा खाते थे, पर आज के बच्चे पैटीज़ खाते हैं। वो सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पिया करती थी, पर आज के बच्चों के पास कोक और पेप्सी है पीने के लिए। जब लेखिका छोटी थी तो उन दिनों कोल्ड ड्रिंक के तौर पर कोक नहीं बल्कि लेमनेड और विम्टो मिला करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। लेखिका का कहना है कि घर और बाजार के बीच, दुकान के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी और वो और उनके भाई बहन दौड़ते भागते दुकान तक पहुंचते और अपनी मनपसंद पेस्ट्री और चॉकलेट वहां से ख़रीदते। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर बैठकर मज़ा ले लेकर खाती। लेखिका कहती हैं कि आज के बच्चों की तरह हमें हर रोज़ चॉकलेट खाने को नहीं मिलता था, बल्कि हमारे घर का ये नियम था कि हमें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट ख़रीदनी है। और चूँकि हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदनी है तो मेरे भाई बहन उसे फटाफट खा लेते थे, पर मैं ऐसा नहीं करती थी। मेरे पास चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, यानी भंडार रहता था। मैं उसे जमा करके रखती थी और बाकी बच्चों की तरह कभी भी जल्दी जल्दी खड़े खड़े नहीं खाती थी, बल्कि आराम से उसको रख देती थी और रात में खाना खाने के बाद बिस्तर पर बैठकर मज़ा ले ले करके उसे खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। लेखिका अपने बचपन के एक फल काफ़ल को भी याद करती हैं और वो फल उन्हें इतना पसंद था कि आज भी उस फल के बारे में सोचकर उनके मुँह में पानी भर आता है। साथ ही वो चेस्टनट यानी कि अखरोट को भी याद करती हैं और ये भी याद करती हैं कि कैसे अखरोट को आग में भूनकर वो लोग खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरे हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना चोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। लेखिका ने अपने बचपन के एक और चीज़ को याद किया है और वो है चनाचूर। लेखिका का कहना है कि यही एक चीज़ है जो तब और अब में एक जैसी ही है। तभी बच्चे चनाचूर खाते थे और आज भी बच्चे चनाचूर खाते हैं। और इसमें जिस कागज़ का इस्तेमाल देने वाला करता था वो कीप के आकार का होता था, शंकु के आकार का, और लेखिका को कागज़ का इस तरह से मोड़ना उस कलाकार की कलाकारी लगती थी। लेखिका आगे कहती हैं, कुछ बच्चे पुड़िया पर
तेज़ मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में ख़ास लय रफ्तार थी। लेखिका कहती हैं कि उस समय कुछ बच्चे जो होते थे जिनको चटपटा खाना, तीखा खाना पसंद था, वो अलग से इस चनाचोर वाली पुड़िया में तेज़ मसाला डलवाते थे और एक एक दाना उठाकर खाते थे, एकदम मज़े ले ले करके। आगे है, चुटपन में हमने शिमला रेस पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। लेखिका का कहना है कि जो बच्चे शिमला में रहते हैं उनके लिए घोड़ों की सवारी करना आम बात है और लेखिका भी ऐसा बचपन में करती थी। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका कहती है कि शिमला के घोड़ों पर वो हंसा करती थी। क्यों? क्योंकि उनके ननिहाल में उन्होंने लंबे चौड़े खूबसूरत और स्वस्थ घोड़े देखे थे और शिमला के घोड़े उस तरह के नहीं थे। लेकिन वो अपने ननिहाल के घोड़ों की बात बाद में करना चाहती हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका का कहना है कि शाम को शिमला की रौनक एकदम अलग होती थी। जब शाम होती और चर्च की घंटियां बजती तो उसकी मधुर ध्वनि से ऐसा लगता जैसे प्रभु यीशु खुद ही कुछ संदेश दे रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पे जगमगा रही हैं। दूर दूर पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल के दुकानों की चमक के भी क्या कहने। इस कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका ने शिमला की शाम का वर्णन करते हुए कहा है कि जब सूर्यास्त होता है यानी सूरज जब ढलने लगता है, शाम होने लगती है, तब आसमान में गुलाबी रंग की धारियाँ फैलने लगती हैं, यानी आसमान का रंग नीले से गुलाबी होने लगता है। पहाड़ एकदम गहरे काले रंग के दिखने लगते हैं और जब उन पे बत्तियाँ जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर जगमगाने लगा हो। दुकानों की चमक बढ़ जाती है और शिमला के मशहूर गली इस कैंडल पॉइंट पर भीड़ का कोलाहल यानी शोर पसरने लगता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अगले भाग को फिर कल पढ़ेंगे। अभी हमने जो भाग पढ़ा उसके कुछ कठिन शब्दों को हम देखेंगे। शब्द हैं ग्रामोफोन यानी गाना सुनने का यंत्र, स्टॉक यानी भंडार, बुरकवाते यानी छिड़कते, कमतर यानी कम या नीचा समझना, हृष्ट-पुष्ट यानी स्वस्थ, कोलाहल यानी शोर। तो आपका ये गृह कार्य है कि आप इन कठिन शब्दों को याद करें और अगर इसके अतिरिक्त आपको इस पठित अंश में कोई और भी शब्द कठिन लगे तो आप उसको भी लिखें और उसका अर्थ स्वयं ढूंढने की कोशिश करें। इसके अगले भाग के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।